तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें ऐसे बोला हुआ था कि हमारे पास दो रेडिएशंस हैं जिनकी एनर्जी है E1 और E2, और हमें वैल्यूज भी बताई हुई है बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने उनके वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बताना था बेटा। तो आपको पता ही है एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/λ। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा पहले वाले के लिए E1 = Hc/λ1, और यहाँ पे आ जाएगा E2 Hc/λ2 बेटा। अब देखो E1 की वैल्यू दी हुई है 15 eV, तो ये इक्वल आ जाएगा Hc/λ के। E2 की वैल्यू दी हुई है 45 eV, तो ये भी इक्वल आ जाएगा Hc/λ के बेटा। यहाँ पे आ जाएगा λ1, यहाँ पे आ जाएगा λ2। अब इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 eV बाय में 45 eV Hc/λ1 डिवाइडेड बाय Hc/λ2। Hc से Hc कैंसिल हो जाएगा बेटा, λ2 ऊपर आ जाएगा, λ1 नीचे आ जाएगा। 1/3 आ गया λ2/λ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा λ1 = 3 λ2 बेटा। यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था, दोनों की एनर्जी की वैल्यू पुट करो, और एनर्जी की वैल्यू पुट करने के बाद वेवलेंथ का रिलेशन फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4 eV। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ जीरो वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जो हम एमिट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है ½ mv² भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है बेटा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। हमें कैलकुलेट करनी है जीरो वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। टोटल एनर्जी होती है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे जीरो है बेटा, तो हमारा फाई जो है वो ई के इक्वल आ जाएगा। यानी कि एनर्जी की वैल्यू भी आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता ही है बेटा, जो हमारे पास हमारी एनर्जी होती है Hc/λ। और यहाँ पे ना ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमें को ना इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में कन्वर्ट करेंगे तो पावर आएगी 10⁻⁻19। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा Hc4 × 1.6 × 10⁻⁻19 बेटा। H और C की वैल्यू पुट कर लो, 6.6 × 10⁻⁻34। C की वैल्यू पुट कर दो बेटा, नीचे आ जाएगी हमारे पास 4 × 1.6 × 10⁻⁻19। इसे आप सॉल्व कर लेना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। यहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा बेटा। तो यहाँ पे बस मेन बात यही थी कि वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ही पुट करनी पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया एक हमारे पास वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी E1 है बेटा। E1 एनर्जी Hc/λ, और इसकी जो वेवलेंथ है वो 8000 है बेटा। फिर एक और वेवलेंथ है हमारे पास 16000 वाली। 16000 वाली जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू है बेटा E2। तो हमें दोनों में रिलेशन बताना था। ये तो फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ही है बेटा। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, आप दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो हमारे पास Hc से Hc कैंसिल हो जाएगा। 16000 ऊपर आ जाएगा, 8000 नीचे आ जाएगा बेटा। तो मेरे पास आ जाएगा E1/E2 16,000/8000, यानी कि 2/1। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा E1 = 2 टाइम्स ऑफ E2 बेटा। बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अभी भी कोई डाउट है तो बोलो बेटा, नहीं तो थम्स अप कर दो, आगे चलते हैं फटाफट टॉपिक। ठीक है बेटा, टॉपिक पे चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में यानी कि फ्राइडे को बेटा हमने शुरू किया था हमारा स्पेक्ट्रम का टॉपिक। स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया था। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक तरह का ग्राफ होता है बेटा, एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है
जो हम यूज करते होते हैं किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए और उनको स्टोर करने के लिए बेटा। अगर आप किसी भी चीज का एक ग्राफ बना देते हो ना, उस ग्राफ को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें मल्टीपल ग्राफ्स की जरूरत पड़े, तो मल्टीपल ग्राफ्स के लिए फिर हम वर्ड यूज करते होते हैं बेटा स्पेक्ट्रा। तो एक वर्ड होता है हमारे पास स्पेक्ट्रम, एक वर्ड होता है बेटा स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा प्लूरल है बस, और कुछ भी नहीं है। हम मैंने आपको बेटा लास्ट लेक्चर में ना क्लासिफिकेशन शुरू करवा दी थी, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने ना कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ लिया था। तो मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, मैं आपको एक बार पुराने लेक्चर से दिखा देता हूँ बेटा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी। दो तरह का हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रा होता है बेटा, एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में जब हम हमारे सोर्स ऑफ लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हैं, तो हमारी जो लाइट होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो सब कंटिन्यू आ रहे होते हैं बेटा। उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, किसी तरह की कोई भी यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी लाइन नहीं होती। जैसे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, तीनों के तीनों कलर कंटिन्यू आ रहे हैं बेटा, बीच में कोई भी गैप नहीं है। अगर हमारे पास लाइट ऐसे स्कैटर करे कि बीच में कोई भी गैप ना हो, तो उसे हम बोलते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे कलर्स के बीच में गैप आना शुरू हो जाए बेटा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे पर्पल है हमारे पास, पर्पल के साथ साथ रेड है, रेड के साथ साथ बेटा यहाँ पे वॉयलेट है, सॉरी ब्राउन है। तो अगर आप इसको देखोगे ना बेटा ध्यान से, तो बीच में ना आपको डार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे मिला है वो स्पेक्ट्रम हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेटा, बीच में गैप आना शुरू हो गया, डार्क गैप आ रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो ये बेटा हमारे पास लास्ट लेक्चर से था जो मैंने आपको बताया था। आज हमने इससे आगे पढ़ना है, आगे है हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में से जो इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास, वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। बिकॉज हमने ये पढ़ना है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो एमिशन स्पेक्ट्रा ही शो करता है, ये आपको अभी आगे पता भी चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, देखो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ बेटा, हम क्या करते होते हैं ध्यान से देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर हम एक सब्सटेंस लेंगे। यहाँ पे ना डायग्राम है बेटा, मैं आपको डायग्राम से शो कर देता हूँ, डायग्राम से बेटर शो होगा। जैसे ये देखो बेटा, ये डायग्राम आ गया हमारे पास। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, हमारे पास एक सैंपल है जो लाइट एमिट करेगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक सैंपल है हमारे पास जो लाइट एमिट करेगा बेटा। उस लाइट को हमने पास करवाना है डायरेक्टली प्रिज्म में से, मतलब बीच में और भी कोई चीज नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ हमारा सैंपल है, सैंपल को ये बीम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, बीच में कोई चीज नहीं है बेटा। सैंपल में से जो लाइट निकलेगी उसको बीम में कन्वर्ट करके हमने उसको प्रिज्म में से डायरेक्टली पास करवा देना है। जैसे हम उसे प्रिज्म में से डायरेक्टली पास करवाएंगे, तो हमें बेटा लाइट जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड दिखेगी। उस लाइट को, जो लाइट हमारी बेटा स्प्लिट हुई है, उसे हम किसी डिटेक्टर पे ऑब्जर्व कर लेंगे बेटा। तो जब हम हमारे सैंपल में से डायरेक्ट प्रिज्म में लाइट पास करवा देते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सब्सटेंस के, तब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम बोलते हैं बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। वहीं अगर आप देखोगे हमारे पास कोई लाइट सोर्स था, उस लाइट सोर्स को हमने पहले एक सैंपल में से पास करवाया, सैंपल ने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया बेटा, जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करनी थी उनको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद हमने उसको प्रिज्म में से पास करवाया, यानी कि जो लाइट एब्जॉर्ब होनी थी वो हो गई। उसके बाद जो बाकी की लाइट बची थी ना बेटा, वो हमने पास करवाई है प्रिज्म में से। वो जब हम प्रिज्म में से पास करवाएंगे वो भी बेटा हमारे डिटेक्ट हो जाएगी, और हम उसे फिल्म या किसी डिटेक्टर के ऊपर जब फॉल करवाएंगे,
तब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोनों को, ऊपर वाला एमिशन स्पेक्ट्रम है, नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है बेटा, तो आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर ना जो विजिबल लाइन है बेटा वो बहुत ही पतली पतली है, यानी कि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है बेटा। गैप ज्यादा है, ये ब्लैक ब्लैक है ना, ये सारे गैप हैं, गैप ज्यादा है, और लाइट जो है वो कम दिखाई दे रही है एमिशन स्पेक्ट्रा में। लेकिन जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हो ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको डार्कनेस काफी कम दिखाई दे रही है, और ज्यादातर आपको लाइट के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये अलग अलग लाइट इसलिए आपको दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जैसे उसने बताया भी हुआ है, देखो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी कि जो लो वेवलेंथ वाली लाइनें हैं वो तो आ ही नहीं रही, देखो ये सारा ब्लैक है बेटा, लो वेवलेंथ वाली लाइनें तो आ ही नहीं रही। और जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, मतलब हम रेड कलर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें वहां पे लाइट ज्यादा ऑब्जर्व हो रही है बेटा। एमिशन देखो, एमिशन में उल्टा था, ब्लू लाइट हमें प्रॉपर से दिखाई हो रही थी लो वेवलेंथ वाली, लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती गई वैसे वैसे डार्कनेस बढ़ती गई बेटा, कलर आना कम हो गया। तो इस ग्राफ से हम अच्छी तरह समझा देते होते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा। ये ग्राफ मैं वहां पे ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ आ गया बेटा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको लाइनें जो है वो पढ़ा देता हूँ। देखो हमें बोला गया यहाँ पे, टू प्रोड्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी इज सप्लाइड टू ए सैंपल बाय हीटिंग एंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ सैंपल को हीट करना है, अपने आप रेडिएशन निकलेगी बेटा, किसी चीज में से उसको पास नहीं करवाना, वो डायरेक्ट जाएगी बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमारा केस है, जो हमारा वहां पे सैंपल था, हमने सैंपल को हीट किया, सैंपल में से रेडिएशन निकली, उस रेडिएशन को हमने डायरेक्ट पास करवा दिया बेटा, ये देखो प्रिज्म में से। ये सैंपल था, सैंपल को हमने हीट किया, हीट किया हुआ है ना, इसलिए लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे एक्साइटेड सैंपल। एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने इसे हीट किया था और हीट करने के बाद ये एक्साइट हो गया। तो इस सैंपल को हीट करने से रेडिएशन एमिट हुई, प्रिज्म में से पास करेगी वो, और बेटा हमें देगी वो एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन वहीं पे अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखो क्या होता है, यहाँ पे है बेटा, मैं लिखी थोड़ा सा हाईलाइट करवा देता हूँ। एक कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन, कॉन्टिन्यूम का मतलब कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए सैंपल विच एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, जो थोड़ी सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और the missing wavelength which corresponding to the radiation absorbed leave the dark spaces in the bright continuous spectrum। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, जब हम सैंपल में से पास करवाएंगे तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई होगी वहां पे आ जाएगा डार्क, जैसे यहाँ पे देखो डार्क आ रहा है बेटा, और उसके बाद जो लाइट बच गई थी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई वो हमें अलग अलग वेवलेंथ में दिखाई देगी विद ए डार्क स्पॉट। तो ये हमारे पास होता है हमारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसके बारे में आगे भी हमें बताया गया, देखो जो हमारे पास हमारा ये स्पेक्ट्रम बना है, इस स्पेक्ट्रम को हम आगे बोलते होते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे हम इसे लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं, अगर आप स्पेक्ट्रा को ध्यान से देखोगे बेटा, बीच में ना आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, चाहे वो अपनी विजिबल लाइंस हैं, एमिशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। एमिशन के अंदर मोस्टली जो स्पेस है ना वो डार्क है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपको लाइन की फॉर्म में दिखाई दे रही है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेटा, इसलिए हम इसे लाइन स्पेक्ट्रा भी बोल देते होते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको जैसे बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा हुआ है बेटा, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज डू नॉट शो कॉन्टिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ। एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस स्प्रेड नहीं दिखाता है, दे एमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेस बिटवीन देम। डार्क स्पेस ज्यादा है, और जो लाइट एमिट हो रही है बेटा वो आपको लाइन की फॉर्म में अपीयर हो रही है। सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। ऐसे स्पेक्ट्रा को हम क्या बोल देते होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा बोल देते होते हैं बेटा। तो आगे अगर आप देखोगे लाइन स्पेक्ट्रा का काम क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है इसे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए, इसे हम यूज करते हैं, सॉरी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हमारे लिए एमिशन स्पेक्ट्रा ही मेन है बेटा, हम इसे हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे।
ठीक है ना। इन्होंने बोला दीज कैरेक्टरिस्टिक लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन द एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द अननोन एटम्स। जैसे मैंने आपको बोला था ना अभी अभी, एमिशन स्पेक्ट्रा को हम यूज करते होते हैं एटम्स को स्टडी करने के लिए, एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से नहीं कर सकते हो बेटा आप ये सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रा से ही कर सकते हो, ठीक है ना। इन्होंने जैसे बोला हुआ कि हम इसके अंदर रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, थैलियम हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। मेनली हमने तो बेटा हाइड्रोजन करना होता है। तो उन्होंने बोला भी हुआ जैसे द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इसी मेथड को यूज करके हमने पता लगाया था कि सन के अंदर हीलियम होता है और वहां पे फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है बेटा, फिजन रिएक्शन नहीं हो रही होती। तो ये था हमारे पास हमारा ओवरऑल एटॉमिक मॉडल, या मैं आपको बोलूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं बेटा आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है बेटा हमारे एटम के लिए। दो तरह से आप इसे पढ़ते होते हो, एक होता है कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है बेटा लाइन स्पेक्ट्रा एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा को ही हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लाइन वर्ड भी यूज कर सकते हैं बेटा। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कलर जो है रेडिएशन में स्कैटरिंग होने के बाद वो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, बीच में कोई भी गैप नहीं है बेटा, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जिनमें बीच में गैप आना शुरू हो जाए, जिनमें बीच में आपको डार्क लाइन दिखाई देंगी जैसे यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब अगर आपने ध्यान दिया हो ना, चाहे हमारा लाइन स्पेक्ट्रा हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, दोनों के दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहे हैं बेटा, दोनों के अंदर लाइंस आपको शो हो रही हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सब्सटेंस होगा, हम इसको हीट करेंगे, ये रेडिएशंस एमिट करेगा, उस रेडिएशन को हमने डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करवा देना है। डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करवाने पे जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा बेटा, उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस था, एक लाइट थी, उस लाइट को आप किसी सब्सटेंस में से पास करवाते हो, वो सब्सटेंस लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो बाकी की लाइट को प्रिज्म में से पास करवाता है। तो वहां पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है ना बेटा, इसे हम यूज करते होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए। तो इसी को फिर हमने आगे यूज किया था हाइड्रोजन मॉडल के अंदर, हाइड्रोजन एटम को स्टडी करने के लिए। इसके बारे में बेटा बात आगे आएंगी जब मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतनी चीजें काफी हैं। तो अगर आपको एक्सक्यूज मी सर। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो बेटा, अदरवाइज थम्स अप कर दो। सर एब्जॉर्प्शन वाले में एलिमेंट को हीट नहीं करेंगे? दोबारा बोलो। एब्जॉर्प्शन वाले स्पेक्ट्रम में हाँ जी। एलिमेंट को हीट करेंगे? नहीं नहीं बेटा, हीट की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे तो हम सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर ही रहे हैं। एक्चुअल में हमें रेडिएशन चाहिए थी, यहाँ पे हमने रेडिएशन प्रोड्यूस करवाई है एमिशन वाले में। एब्जॉर्प्शन में बनी बनाई रेडिएशन है जो हमने सब्सटेंस में से पास करनी है, यहाँ कोई हीटिंग नहीं करनी बेटा। ओके सर। और कोई डाउट है तो बोलो भाई, अगर डाउट नहीं है ना बेटा फटाफट थम्स अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मनन, भाविका, प्रियंका, तरन, अश्विन, ठीक है बेटा, ओके। तो ये था हमारे पास हमारा टॉपिक बेटा, इसमें ना काम का कुछ भी नहीं है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक मैं बताऊं, सिर्फ ये बेस बनाया गया है सिर्फ इतना बताने के लिए कि एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे लिए जरूरी है। एमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें आनी है ना, वो भी आगे आनी है बेटा बोहर मॉडल पढ़ने के बाद। तो वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, अभी तो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, डेफिनेशन करो और छोड़ दो, बस इतना ही काम है और कुछ भी नहीं है बेटा। सर ये सोर्स ऑफ लाइट कौन सा होता है इसमें? हाँ जी। सोर्स ऑफ लाइट।
सोर्स ऑफ लाइट आप कोई भी यूज कर सकते हो बेटा, विजिबल लाइट भी यूज कर सकते हो, यूवी लाइट भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करते हैं कि आप स्टडी क्या करते हो, तो आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो बेटा, कोई भी सोर्स यूज कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है सनलाइट यूज कर लो चाहे, ऐसा कोई वो नहीं है बेटा इसमें दिक्कत। चले आगे। चलो, तो हम बेटा अब डिस्कस करेंगे हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे हम। तीसरा एटॉमिक मॉडल है हमारा ये। इससे पहले थॉमसन और रदरफोर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके पोस्टुलेट्स ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये वाले पोस्टुलेट्स पढ़ने के बाद जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, जो इसके फॉर्मूले बनते हैं, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा और कल ही उसके जो है आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा। तो बोहर का जो मॉडल है ना वो कुछ पोस्टुलेट्स पे डिपेंडेंट है। कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं बेटा, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू बोहर बेटा, बोहर ने हमें बताया था हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं इन सर्कुलर पाथ। उनका पाथ का रेडियस और एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है बेटा। ऐसे पाथ्स को हम बोलते हैं बेटा ऑर्बिट्स, या स्टेशनरी स्टेट, या अलाउड एनर्जी स्टेट, या शेल। शेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप इनको शेल भी बोल सकते हो बेटा, मैं शेल वर्ड ही यूज करता होता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यही बताया एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा एक सर्कुलर पाथ में बेटा। इस सर्कुलर पाथ को हम शेल बोलते होते हैं। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिक वे में प्रेजेंट है। कंसेंट्रिक का मतलब सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर सर्कल, इस तरीके से बेटा। इन्होंने बोला द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। इसे आप नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में चेंज नहीं होती, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिक्स एनर्जी शो करता है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है तो जिस ऑर्बिट के अंदर वो रह रहा है ना बेटा, उस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स हो जाएगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके लोअर लेवल से हायर लेवल में भेज सकते हैं बेटा। यही इन्होंने आगे बताया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट when required amount of energy is absorbed by the electron। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो जाएगा बेटा लोअर स्टेट से हायर स्टेट में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर देगा, इफ एनर्जी इज एमिटेड, तब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाएगा बेटा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन ये पहले शेल में है बेटा, मैंने इसे फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में भेजना है। तो अगर मैं इसे फर्स्ट से थर्ड में भेजना चाहता हूं तो हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में आना चाहता है या फर्स्ट लेवल में आना चाहता है, तो उसे एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। मतलब वैसे तो एनर्जी फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अगर आप इसे एक्सेस एनर्जी दोगे तो ये एब्जॉर्ब करके अपना शेल चेंज कर लेगा, सेम शेल में नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि एक पर्टिकुलर शेल की एनर्जी फिक्स है हमारे पास। अब अगला पॉइंट हमारे पास आ गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन हाई से लो लेवल में जाए या लो से हाई लेवल में जाए, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है बेटा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, मान लो ये आ गया हमारा पहला शेल, ये आ गया बेटा दूसरा शेल। पहले शेल की एनर्जी है E1, दूसरे शेल की एनर्जी है E2। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल में चला गया, मतलब E1 से E2 में चला गया। तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस आएगा बेटा E2 माइनस E1। एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो एच न्यू के इक्वल भी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस E1 बाय में प्लैंक्स कांस्टेंट, या चेंज ऑफ एनर्जी बाय में प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा।
तो यहां से उसने एनर्जी जो है हमें वो निकाल के दिखाई हुई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अक्कर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स, तब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी डेल्टा ई बाई एच के इक्वल बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा फोर्थ पॉइंट। इसे हम पढ़ते होते हैं एज ए बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा। ये एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट है बेटा। एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करते होते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। जैसे लीनियर मोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम होता है, वैसे ही बेटा सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बेटा जी फोर्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमें यह बताया गया, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आता है h/2 पाई के। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम है h/2 पाई। अब अगर आप शेल चेंज करोगे ना बेटा, शेल चेंज करोगे तो जिस शेल में आप जा रहे हो वो शेल नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। एच भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे शेल नंबर है बेटा वो भी कांस्टेंट होगा। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ पहला शेल है हमारे पास, पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आएगा हमारे पास h/2 पाई। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आएगा 2 × h/2 पाई। इसे आप बेटा 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही रहने दो। इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम और दूसरे शेल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे शेल में डबल हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। सेम अगर मैं थर्ड शेल की बात करूं, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर शेल में वैल्यू जो है वो फिक्स ही आ रही है बेटा। थर्ड शेल में फिक्स वैल्यू है 3h/2 पाई, सेकंड शेल में भी फिक्स वैल्यू है 2h/2 पाई, फर्स्ट शेल में भी फिक्स वैल्यू है h/2 पाई। शेल वाइज वैल्यू फिक्स है बेटा, लेकिन अगर आप शेल चेंज करोगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारे बोहर के पोस्टुलेट थे बेटा। आज एक बार हम इतना ही करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो बेटा। बाकी की डिस्कशन फिर आप कल करेंगे। सर